हेलो क्लास, मैं आपका राकेश सर। आज हम लोग डीसी जनरेटर के अतिरिक्त पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अतिरिक्त पार्ट कुछ कंडीशन में प्रयोग होते हैं और वो कंडीशन के बारे में जानेंगे कि ये अतिरिक्त पार्ट किस कंडीशन में प्रयोग होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो डीसी जनरेटर्स होते हैं, इसमें हम जानते हैं कि जो आर्मेचर होती है, आर्मेचर में मुख्य रूप से दो बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग को पैरेलल बाइंडिंग कहते हैं, वेब बाइंडिंग को सीरीज बाइंडिंग कहते हैं। लेकिन इस लैप और वेब बाइंडिंग कंडीशन में एक बाइंडिंग अतिरिक्त प्रयोग की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि एक पार्ट होता है डमी बाइंडिंग। डमी बाइंडिंग, जो डमी बाइंडिंग है, ये डमी बाइंडिंग वेब बाउंड किए हुए आर्मेचर में प्रयोग की जाती है। और वेब बाउंड किए हुए आर्मेचर में किस कंडीशन में प्रयोग की जाती है कि जब देखते हैं कि जो वेब बाउंड आर्मेचर है, तो आप जानते हैं कि वेब बाउंड आर्मेचर में पथों की संख्या हमेशा जो करंट चलती है उसमें 2 होती है। और उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि जब वेब बाउंड जब इसमें इस स्लॉटों में जब चालक बैठाए जाते हैं तो कुछ स्लॉट इसमें जो है खाली रह जाती है, खाली, जिससे उत्पन्न फ्लक्स का जो दबाव होता है डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे आर्मेचर भी डिसबैलेंस होने लगता है। इसके निराकरण के लिए डमी बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ये जो इंडक्टर यानी डमी बाइंडिंग जो है कैसे जनरेटर में प्रयोग होती है, वेब बाउंड जनरेटर के आर्मेचर में प्रयोग होती है। किस लिए प्रयोग होती है? यह चुंबकीय बैलेंस जब बिगड़ता है तो हमारा आर्मेचर भी डिसबैलेंस होता है, उसके निराकरण के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरा जो पार्ट होता है इक्वलाइजर रिंग। जो इक्वलाइजर रिंग होती है, इक्वलाइजर रिंग, ये जो लैप बाउंड जो आर्मेचर होते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये अधिक करंट लेने वाले जनरेटरों में जो प्रयोग किए जाते हैं। तो लैप बाउंड में जब कई रास्ते होंगे तो उन रास्तों से करंट भी कई रास्तों से होके आती है। तो उस समय करंट जो है जब कई रास्तों से चलती है तो वो कुछ अनबैलेंसिंग में आ जाती है। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लैप बाउंड आर्मेचरों में करंट को बैलेंस करने के लिए इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग किया जाता है, जो आर्मेचर में स्थापित की जाती है। ओके, इसके अलावा इक्वलाइजर बार होता है। इक्वलाइजर बार, ये इक्वलाइजर बार और इक्वलाइजर रिंग में अंतर होता है। इक्वलाइजर जो बार है, जैसे बस बार क्या होता है, जहाँ पे मेन सप्लाई जो है दी जाती है, उस बस बार में जो सीरीज जनरेटर होते हैं, उनको जब बस बार के साथ कनेक्ट किया जाता है तो ये कॉपर की पत्तियाँ होती हैं, उनको इक्वलाइजर बार के नाम से जाना जाता है, जिनका प्रयोग श्रेणी क्रम के जनरेटरों को जो पैरेललाइज जोड़ना होता है तो इक्वलाइजर बार का प्रयोग किया जाता है। ये भी अब इसे इक्वलाइजर बार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सीरीज जनरेटर को पैरेलल में जोड़ने के लिए शंट कंपाउंड। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या कहेंगे, सीरीज जनरेटर को जो पैरेलल में जोड़ना होता है बस बार के साथ, तो वहाँ पे इक्वलाइजर बार प्रयोग की जाती है। क्लियर? इसके अलावा कंपनसेटिंग बाइंडिंग एक अतिरिक्त बाइंडिंग होती है जो सीरीज बाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ी जाती है। तो जो जैसे ये फील्ड है सीरीज फील्ड, हम लोग जानते हैं कि ये मोटे तार की कम चक्रों की होती है, तो इसी के साथ कंपनसेटिंग बाइंडिंग भी सीरीज में जोड़ी जाती है। लेकिन ये दोनों ही आर्मेचर के सीरीज में जोड़े जाते हैं। जैसे ये आर्मेचर है तो आर्मेचर के सीरीज में जोड़े जाते हैं, ये सीरीज फील्ड हो गई और ये कंपनसेटिंग हो गई। जैसे तो जब आर्मेचर के सीरीज में जुड़ जाते हैं तो इस अवस्था में सीरीज फील्ड SE और कंपनसेटिंग बाइंडिंग, ये दोनों ही। अब कंपनसेटिंग बाइंडिंग का कार्य क्या होता है,
थोड़ा सा हट के होता है, ये भी चुंबकीय फ्लक्स पैदा करेगा। लेकिन कंपनसेटिंग बॉन्डिंग, चुंबकीय प्रभाव, जब मुख्य चुंबकीय प्रभाव कमजोर होता है तो उसके निराकरण के लिए कंपनसेटिंग बॉन्डिंग प्रयोग की जाती है। इसके अलावा कुछ और पार्ट होते हैं, इंटरपोल। ये इंटरपोल क्या होता है? यह एक मददगार पोल के नाम से भी जाना जाता है। यह जैसे अगर हमारे पास डीसी जनरेटर होते हैं और डीसी जनरेटरों में जैसे ये पोल है, 2 पोल का है, तो इन पोल का 1/2 हिस्सा ऐसे, ये एक इंटर पोल स्थापित किए जाते हैं, इंटर पोल, और ये होता है मेन पोल। तो मेन पोल के बीच में मेन पोल का मदद करने के लिए एक पोल स्थापित किया जाता है जिसको इंटर पोल कहते हैं। ये भी आर्मेचर के सीरीज में जुड़ जाता है, जिसे जो मेन पोल का मदद करने के कारण इंटर पोल को मददगार पोल भी कहा जाता है। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं, ये सीरीज फील्ड, शंट फील्ड, आर्मेचर, ये सारे पार्टों के अतिरिक्त होते हैं जो कंडीशन के अनुसार डीसी जनरेटरों में प्रयोग होते हैं। अब आइए देखते हैं कि डीसी जनरेटर में कुछ ऐसी कंडीशंस जिससे उत्पन्न ईएमएफ का मान प्रभावित होता है या अन्य टर्म्स भी प्रभावित होते हैं। तो आइए सबसे पहले आर्मेचर देखते हैं कि डीसी जनरेटर जब लोड के साथ चल रहा होता है तो उस समय डीसी जनरेटर में एक आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन जब होता है तो होता क्या है? आर्मेचर रिएक्शन की कंडीशन में ये देखा जाता है कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है कि आर्मेचर रिएक्शन एक ऐसी क्रिया है जो ओवरलोड पे पैदा होती है। आर्मेचर रिएक्शन ओवरलोड की कंडीशन में ही होता है। क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन? कि इसमें ये देखा जाता है कि ये जैसे आपका मेन फ्लक्स है, ये आर्मेचर है। अब चूंकि हम जानते हैं कि आर्मेचर में ईएमएफ पैदा होता है और इसके द्वारा करंट चलती है, और मेन फ्लक्स जो मेन फील्ड होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, तो ये फ्लक्स पैदा होता है। अब जब करंट आर्मेचर में चलती है तो जब वो बैलेंसिंग क्रिया होती है, यानी कि आर्मेचर भी एक इंडक्टर है तो उसमें भी फ्लक्स पैदा होगा, लेकिन उस फ्लक्स का मान कम होता है। लेकिन जब जनरेटर से अधिक करंट किसी भी कारण से चलने लगती है उस समय आर्मेचर में भी फ्लक्स का मान बढ़ जाता है और वह मुख्य फ्लक्स को दबाने लगता है या कमजोर करने लगता है। तो यह क्रिया जो होती है आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। जब आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को कमजोर करने लगे या दबाने लगे तो यह क्रिया आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। यह अमूमन ओवरलोड या अधिक करंट चलने के कारण होती है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो यह कौन कौन से प्रभाव पैदा करता है या आर्मेचर रिएक्शन के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले मुख्य रूप से इसमें 2 प्रभाव होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है कि डायामैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या विचुंबकन प्रभाव। विचुंबकन प्रभाव में ये देखा जाता है कि जब आपका डीसी जनरेटर ओवरलोड हो रहा है उस कंडीशन में हमारा जैसे आर्मेचर है, ये मुख्य फील्ड है जिसको हम फ्लक्स दिखा रहे हैं, तो जब आर्मेचर से जब करंट चल रही होती है और करंट का मान अधिक हो रहा होता है तो क्या होता है कि आर्मेचर के द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स है किस कारण पैदा हुआ? ओवरलोड के कारण। ठीक है, ओवरलोड के कारण जब करंट चली तो आर्मेचर भी में इंडक्टर है और उन इंडक्टरों से जब करंट चलती है तो वो भी फ्लक्स पैदा करने लगता है। वो फ्लक्स क्या करता है कि मुख्य फ्लक्स को यहां से चल करके मुख्य फ्लक्स को दबाने लगता है। जब दबाने लगता है तो मुख्य फ्लक्स कमजोर होने लगता है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? विचुंबकन प्रभाव। विचुंबकन प्रभाव जब होगा तो मुख्य फ्लक्स ही कमजोर हो जाएगा। तो जब फ्लक्स ही कमजोर हो जाएगा तो फ्लक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है ईएमएफ पैदा करने में। तो जब फ्लक्स कमजोर हो जाएगा तो उत्पन्न ईएमएफ का मान भी कम होने लगता है। क्लियर? इसके बाद होता है यानी कि इसका नाम होता है विचुंबकन प्रभाव। चुंबकन प्रभाव। क्लियर? समझ में आ गया होगा। इसके बाद होता है विचुंबकन प्रभाव को डायामैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी कहते हैं। दूसरा क्या प्रभाव होता है? क्रॉस
मैग्नेटाइजिंग प्रभाव या चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव जो होता है ये क्या होता है, आइए देखते हैं कि जब कोई डीसी जनरेटर चल रहा होता है, जैसे ये आर्मेचर हो गया, ये आपके फील्ड पोल्स हो गए NS, तो होता क्या है कि इसमें एक होता है लीडिंग LT लीडिंग पोल टर्मिनल, ठीक है, और दूसरा होता है TPT टर्निंग पोल टर्मिनल। होता क्या है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं N से S की तरफ जाती हैं तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कंडीशन बनती है। हमेशा प्लस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं का मान ज्यादा होता है और माइनस की तरफ चुंबकीय बल रेखाओं का मान कम होता है। यानी माइनस यानी कि लीडिंग ट्रिप ये पोल या जो N क्षेत्र यानी प्लस है तो ट्रिपिंग पोल टर्मिनल, तो ये टर्निंग पोल टर्मिनल की तरफ हमेशा चुंबकीय बल रेखाओं का मान ज्यादा होता है जो पॉजिटिव क्षेत्र होता है। तो क्या होता है, चुंबकीय दबाव बन जाता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। एक चुंबकीय दबाव जब बनता है तो होता क्या है कि इन पोलों के बीच में एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो दो प्रकार से देखी जाती हैं, एक GNA होता है GNA और एक होता है MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन भी बोला जाता है। GNA ज्यामितिक न्यूट्रल एक्सिस या ज्यामितिक न्यूट्रल प्लेन भी बोला जाता है। इसके एक ही जगह पे P प्रयोग भी किया जा सकता है। ओके, तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं इसमें GNA तो करीब करीब फिक्स होता है, लेकिन जब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है तो हमारा MNA जो है यहाँ से समांतर से खसक जाता है, ऐसे MNA यहाँ पे हो जाता है। जब MNA खसक जाता है तो इसके बीच में फाई एंगल बन जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इससे क्या हुआ, फाई एंगल बन गया तो जो हमारा कार्बन ब्रुश होता है वो करीब MNA पर ही स्थापित होता है। अब ये जो काल्पनिक रेखाएं खिसक जाती हैं तो हमारे कार्बन ब्रुश पर स्पार्क पैदा होने लगता है, ठीक है। यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जब पैदा होता है, विचुंबकन विक्षोभ जब पैदा होता है तो उस कंडीशन में हमारा GNA MNA खसकता है। उस अवस्था में हमारा कार्बन ब्रुश पर स्पार्क पैदा होने लगता है। कम्यूटेटर जो होता है उस पर जो है उसके सेगमेंट आपस में गर्म होकर के पिघल सकते हैं, तो ऐसी क्रिया होने लगती है। वह किसके कारण होती है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव या चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव इसको हिंदी में बोलते हैं, इसके कारण होती है। इसका सुधार कैसे होता है, आपको कार्बन ब्रुश को खिसका करके मिलने पर करना होता है, जिससे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से सुधार हो सकता है। क्लियर। इसके बाद ये जो आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव देखे, विचुंबकन प्रभाव और चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, इनसे जो उत्पन्न समस्या होती है जनरेटर में वो क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब कोई जनरेटर है इसका अब MNA GNA ही खसक गया तो स्पार्क होने लगता है। तो स्पार्क होगा तो विद्युत का अपव्यय होगा, ठीक है। सेगमेंट वहाँ के आसपास के जो टर्मिनल्स हैं गलेंगे, नुकसान होगा, तो इससे उत्पन्न EMF पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसमें जो है लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो सब मिला करके जो कह सकते हैं आप कि जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो सबसे पहला फर्स्ट कि हमारा उत्पन्न EMF का मान कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जब EMF का मान कम हो जाता है तो मोटर ओवरलोड होगी तो दक्षता क्या होगी, कम हो जाती है, ठीक है। कार्बन ब्रुश पर बहुत ज़्यादा स्पार्क होने लगता है, किसके कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। इसके अलावा हमारा जो मैग्नेटिक क्षेत्र है वो अक्रियाशील हो सकता है, शक्ति विहीन हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं आर्मेचर रिएक्शन के कारण पैदा होती हैं। क्लियर। तो ये है आर्मेचर रिएक्शन। फिर से बता दे रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। मुख्य फील्ड को जब आर्मेचर फ्लक्स कमजोर करने लगता है तब यह क्रिया आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। आर्मेचर रिएक्शन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव में पड़े। आर्मेचर रिएक्शन का किस प्रकार से निदान किया जाता है आपको ये बताया हमने। अब आगे देखते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है कि जो कम्यूटेशन होता है
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कार्बन ब्रूस होता है यह सेगमेंटों पर सेगमेंट S1 S2 S3 S4, ठीक है, ये हमारे सेगमेंट होते हैं। कौन से सेगमेंट? जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, जो आपस में अभ्रक से इंसुलेटेड होते हैं और इनके ऊपर हमारा कार्बन ब्रूस रगड़ खाता है, ठीक है। तो कम्यूटेशन क्रिया जो होती है वह क्रिया दो तरह से होती है, एक रफ कम्यूटेशन होता है और एक स्मूथ कम्यूटेशन होता है। रफ कम्यूटेशन मतलब समझ रहे हैं और स्मूथ कम्यूटेशन को भी समझ रहे हैं आप लोग। तो जो ये कम्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है कि जब हमारा कार्बन ब्रूस तो स्थिर होता है, हमारा कम्यूटेटर घूमता है। जब कम्यूटेटर घूमता है और उस पर कार्बन ब्रूस रगड़ खाता है तो S1 और S2, S1 पर अगर कार्बन ब्रूस है पहली स्थिति में, तो ये दूसरी स्थिति में क्या आएगा? S1 और S2 के बीच में आएगा। तो ये S1 और S2 शार्ट हो जाता है, तो उस स्थिति में ये सभी सेगमेंट जो है का कनेक्शन कहाँ होता है? आर्मेचर बाइंडिंग से होता है। तो उसमें जब शॉर्ट सर्किट अवस्था होती है तो उस समय आर्मेचर में करंट का परिवर्तन होता है, यही क्रिया कम्यूटेशन कहलाती है, ठीक है। जब आर्मेचर में बहने वाली करंट का परिवर्तन तेज से होता है तो उसको रफ कम्यूटेशन, और धीरे होता है तो उसको स्मूथ कम्यूटेशन कहते हैं। तो आपसे कोई पूछता है कम्यूटेशन क्या होता है, तो कम्यूटेशन आर्मेचर में करंट का परिवर्तन होना ही कम्यूटेशन कहलाता है। परिवर्तन कैसे होता है आप बता सकते हैं कि जैसे कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं उसमें जब हमारा कार्बन ब्रूस स्लीप यानी कि जो सेगमेंट होते हैं उस पर चेंज होता है, तो शॉर्ट सर्किट की अवस्था से पहले, शॉर्ट सर्किट अवस्था के समय, ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था और ये तीसरी अवस्था, तीन अवस्था होती हैं। तो शॉर्ट सर्किट से पहले आर्मेचर में बहने वाली करंट की कंडीशन, शॉर्ट सर्किट के समय आर्मेचर में बहने वाली करंट की कंडीशन, और शॉर्ट सर्किट के बाद आर्मेचर में बहने वाली करंट की कंडीशन की जो अवस्था होती है उसको ही कम्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है। कम्यूटेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है कि इस पे जो ब्रूस रगड़ खाता है कम्यूटेटर पर स्पार्क होता है, इसको समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम्यूटेशन के दौरान होने वाले स्पार्क को कम करने के उपाय किए जाते हैं। इसमें यहाँ पे ब्रूस के साथ हाई मान के रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं। इसके अलावा कार्बन ब्रूस कार्बन के प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन ब्रूस होते हैं कई तरह के बनते हैं, कापर के, कार्बन के, एलाय के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कम्यूटेशन के दौरान होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही आपको बताना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो देखें और घर पे रह के पढ़ाई करें। धन्यवाद।